अच्छा, सोचकर देखिए, मौत से भी ज्यादा खौफनाक सजा क्या हो सकती है। आज हम बात करेंगे उसी बदनाम सजा की जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था, और उस जगह की जिसे मौत से भी बदतर समझा जाता था, यानी सेल्युलर जेल। तो बात है 1857 के विद्रोह के बाद की। अंग्रेजों के सामने ना एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। भाई, उन क्रांतिकारियों को क्या सजा दी जाए जिन्हें मौत का भी डर नहीं था। तो इसी सवाल का जवाब उन्होंने ढूंढा, एक ऐसी जेल बनाकर जहां एक दो नहीं बल्कि कुल 80,000 कैदियों को भेजा गया। और इन 80,000 में से सिर्फ और सिर्फ 300 लोग ही जिंदा वापस लौट पाए। है ना चौंकाने वाला आंकड़ा। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम शुरू से समझते हैं। तो ये काला पानी, आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे? इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? देखिए, 1857 की क्रांति के बाद ना अंग्रेज एकदम से डर गए थे। वो पकड़े गए क्रांतिकारियों को भारत में रखने का मतलब कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहते थे। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो भारत की जमीन से हजारों किलोमीटर दूर हो, एकदम अलग थलग। और उनकी ये तलाश खत्म हुई अंडमान द्वीप पर। बस फिर क्या था, 10 मार्च 1858 को क्रांतिकारियों का पहला जत्था, जिसमें करीब 1,000 लोग थे, उन्हें वहां भेज दिया गया। शुरू शुरू में तो कोई जेल थी ही नहीं। इन कैदियों को घने जंगल साफ करने के काम में लगा दिया। सोचिए, एक तरफ जंगली जानवर और दूसरी तरफ मलेरिया और प्लेग जैसी जानलेवा बीमारियां। सालों तक यही चलता रहा। फिर जाकर कहीं 1896 में एक पक्की हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का काम शुरू हुआ। और जब ये जेल बनकर तैयार हुई ना, तो ये सिर्फ एक जेल नहीं थी। ये तो जमीन पर बनाया गया एक जीता जागता नरक थी। और सबसे अजीब बात क्या है, इस जेल को बनाने वाले भी खुद कैदी ही थे। बर्मा से खास लाल ईंटें मंगवाई गईं। इसका डिजाइन बड़ा शातिर था। बीच में एक ऊंचा टावर और उससे निकलती 7 शाखाएं, जैसे साइकिल का पहिया हो। इसमें करीब 700 अलग-अलग कोठरियां थीं, और इन सबका मकसद सिर्फ एक था, हर कैदी को पूरी तरह से अकेला कर देना, ताकि उनका जज्बा, उनका हौसला सब टूट कर बिखर जाए। ये कोठरियां, मतलब इनको कमरा तो कह ही नहीं सकते, ये तो ईंटों के बने ताबूत थे, इतने छोटे कि कोई इंसान ठीक से अपने हाथ पैर भी नहीं फैला सकता था। अब जरा सोचिए, इन ईंटों के ताबूतों के अंदर कैदियों का हर एक दिन कैसे गुजरता होगा। वो एक अनथीन संघर्ष और तकलीफों का दौर था। सुबह से शाम तक उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था। सबसे मुश्किल काम था कोल्हू चलाना। कैदियों को बैल की जगह जोत दिया जाता था और उन्हें नारियल का तेल निकालना पड़ता था। इसके अलावा रस्सी बनाना, चक्की पीसना, कपड़े बुनना, काम कभी खत्म ही नहीं होता था। और अगर कोई दिया गया काम पूरा ना कर पाए तो सजा के तौर पर उसे कोड़ों से पीटा जाता था। कई कई दिनों तक बिना खाने पानी के दीवार से बांधकर खड़ा रखा जाता था। कपड़े भी ऐसे मोटे और खुरदुरे होते थे कि उनसे ही बदन छिल जाता था, और उन जख्मों में अक्सर जहरीली चींटियां लग जाती थीं। हद तो ये थी कि खाने और शौच के लिए सिर्फ एक ही बर्तन दिया जाता था। इन भयानक हालात का एक चश्मदीद गवाह भी है। 1857 के एक बहुत मशहूर क्रांतिकारी और शायर थे अल्लामा फजले हक खैराबादी। उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, और जरा सुनिए, यहां मामूली सी बीमारी भी खतरनाक है, और बुखार तो जैसे मौत का पैगाम है। और जब कोई मर जाता है तो उसकी लाश को पैर से घसीट कर ले जाया जाता है और बिना किसी रीति रिवाज के दफना दिया जाता है। लेकिन इतनी तकलीफें, इतनी क्रूरता के बावजूद क्या क्रांति की वो चिंगारी बुझ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैदियों ने हर मुमकिन तरीके से विरोध किया। कई लोगों ने जंगल में भागने की कोशिश की, पर ज्यादातर या तो पकड़े गए या मारे गए। मार्च 1868 में तो एक साथ 87 पकड़े गए कैदियों को फांसी दे दी गई। इंदु भूषण रॉय जैसे कुछ क्रांतिकारियों ने रोज रोज के इस अपमान और टॉर्चर से तंग आकर आत्महत्या कर ली। कई बार भूख हड़तालें भी हुईं, लेकिन अंग्रेज उन पर भी जुल्म करते थे। वे जबरदस्ती नाक से ट्यूब डालकर खाना खिलाते, जिससे कई कैदियों की मौत हो जाती थी। लेकिन विरोध की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली घटना हुई फरवरी 1872 में। उस वक्त भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी वाइसरॉय लॉर्ड मेयो अंडमान के दौरे पर आया, और तभी एक कैदी ने इसमें अपना मौका देख लिया। उस दिलेर कैदी का नाम था शेर अली अफरीदी। वाकई, नाम की तरह ही वो एक शेर था। एक ऐसा शेर जिसने पिंजरे में कैद होते हुए भी शिकारी का ही शिकार कर डाला। जी हां, शेर अली अफरीदी ने वाइसरॉय लॉर्ड मेयो को उसी जेल के दौरे के दौरान मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख दिया।
जेल और ज्यादा बदनाम हो गई। लेकिन इसकी खामोश दीवारों में कैद वो कहानियां आज भी गूंजती हैं। तो इस जेल का आखिर हुआ क्या? खैर, ये टॉर्चर कैंप 1942 तक चलता रहा। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंडमान पर जापान ने कब्जा कर लिया और 1945 आते-आते जब भारत में अंग्रेजों की पकड़ कमजोर हो रही थी, इस जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन चलिए एक बार फिर उन आंकड़ों पर लौटते हैं। वो जो 80,000 लोग यहाँ लाए गए और वो हजारों जो कभी वापस नहीं लौट सके, वो सिर्फ नंबर नहीं थे। वो किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के पिता थे। आज सेलुलर जेल की दीवारें भले ही खामोश हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर वहां कान लगाकर सुना जाए तो आज भी उन ईंटों से इनकलाब की गूंज सुनाई देती है। तो एक सवाल मन में जरूर उठता है, इतनी ज्यादा पीड़ा और तकलीफों से भरी इस जगह को आखिर कैसे याद रखा जाना चाहिए? क्या इसे अंग्रेजों की क्रूरता के एक स्मारक के तौर पर देखें, या फिर इसे उन इंसानों की कभी ना टूटने वाली हिम्मत और जज्बे की एक मिसाल माने?